नाउ जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ी, उसके बाद जो है ये प्रूफ हुआ कि किसी एटम के अंदर जो है दो तरह के पार्टिकल हो सकते हैं। पहले जो है आपके पॉजिटिव पार्टिकल हो सकते हैं, दूसरे आपके नेगेटिव पार्टिकल हो सकते हैं। ठीक है, नाउ इसी एक्सपेरिमेंट को जो है कि किसी भी एटम्स के अंदर जो है दो तरह के चार्ज पार्टिकल होते हैं। एक और साइंटिस्ट हुए और उन्होंने भी जो है यहाँ पर यही बात प्रूफ की कि एक एटम के अंदर जो है दो तरह के चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं। उन साइंटिस्ट का नाम था हेनरी बैक्यूरेल। उनका नाम था हेनरी बैक्यूरेल। उनका नाम था हेनरी बैक्यूरेल। हेनरी बैक्यूरेल ने भी सबसे पहले क्या किया, उन्होंने गलती से जो है उनसे एक्सपेरिमेंट हो गया। उन्होंने क्या किया कि रात को जो है वो कुछ कर रहे थे यूरेनियम के साथ, तो उन्होंने यूरेनियम की चिप्स को, बहुत बारीक बारीक जो यूरेनियम की चिप्स थी, उन चिप्स को फोटोग्राफिक प्लेट के साथ जो है एक फॉइल के अंदर, एक पेपर के अंदर लपेट के जो उन्होंने अपने ड्रॉ में रख दिया। और उन्होंने अगले दिन क्या देखा कि जब उस फॉइल को उन्होंने ओपन किया तो वो जो फोटोग्राफिक प्लेट जो थी, उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर उनको जो है कुछ वाइट स्पॉट दिखाई दिए। ठीक है, उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, ये जो फोटोग्राफिक प्लेट जो है, इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर तो वाइट स्पॉट कब दिख सकते हैं, जब इसके ऊपर कोई रेडिएशन हो। मैंने तो यहाँ पर कोई रेडिएशन प्रोड्यूस किया ही नहीं। तो नाउ उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर इस बात से ये प्रूफ होता है कि ये जो मैंने यहाँ पर यूरेनियम की जो चिप्स रखी हुई है, इस चिप्स की वजह से हो सकता है कुछ रेडिएशन प्रोड्यूस हुआ हो और फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो है इस तरह के वाइट स्पॉट जो है यहाँ पर प्रोड्यूस हुए हों। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हेनरी बैक्यूरेल ने जो है रेडियो एक्टिविटी का जो है प्रिंसिपल दिया। उन्होंने जो है रेडियो एक्टिविटी को समझाया कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। रेडियो एक्टिविटी जो है एक तरह की जो है स्पॉन्टेनियस फिनोमिना है। क्या है रेडियो एक्टिविटी? एक तरह की जो है स्पॉन्टेनियस एक फिनोमिना है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि खुद होती है। कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं या कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिनका जो न्यूक्लियाई जो होता है बहुत हैवी होता है और अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होने की वजह से क्या होता है, वो जो है न्यूट्रॉन या फिर कुछ रेडिएशन को इमिट करता है। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को हमने यहाँ पर क्या कहा, दैट इज कॉल्ड दी रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी जो है उसको हम यहाँ पर किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस फिनोमिना इन विच emission of highly active radiations। ठीक है, सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, स्पॉन्टेनियस फिनोमिना है जिसमें क्या होता है, एमिशन होता है हाई एक्टिव रेडिएशंस का, दैट इज कॉल्ड दी रेडियो एक्टिविटी। और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, वो जो सब्सटेंस जो होते हैं जो हाई रेडिएशन जो है प्रोड्यूस करते हैं या फिर हाई रेडिएशन एमिट करते हैं, उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड दी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। दैट इज कॉल्ड दी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होंगे कि ऐसे सब्सटेंस जो स्पॉन्टेनियस खुद क्या करते हैं, हाई एक्टिव रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से हियर इट इज द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। यहाँ पर हम इनको किस तरीके से लिख सकते हैं कि द मटेरियल विच प्रोड्यूस itself एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, खुद स्वयं क्या करते हैं, एक्टिव रेडिएशन जो है प्रोड्यूस करते हैं या इमिट करते हैं, इस तरह के सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो यूरेनियम एक तरह का कौन सा सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। वैसे अगर बात करें हम यहाँ पे रेडियम भी किस तरह का सब्सटेंस है, आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। वैसे ही अगर हम यहाँ बात करें पोलोनियम, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जो है सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, यहाँ पर जो है रेडिएशन जो है इमिट करते हैं। तो इस तरह के सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, वी कैन से हियर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है,
ना इसके बाद जो है इसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट जो है रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। एक तो आपके रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड, एक और साइंटिस्ट जो थे जिनका नाम था विलार्ड। इन दोनों ने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक लेड का बॉक्स लिया। क्या किया इन्होंने, एक लेड का जो है बॉक्स लिया, कुछ इस तरीके का बॉक्स था, लेड बॉक्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द लेड बॉक्स। और इसके अंदर उन्होंने जो है यहाँ पर यूरेनियम लिया। ये आपका क्या है, यहाँ पर यूरेनियम है। और यहाँ पर सामने जो है उन्होंने जो है एक क्या लगा दी, यहाँ पर एक स्लीट लगा दी। स्लीट का मतलब क्या है, यहाँ पर एक ऐसी स्क्रीन है जिसके अंदर एक हल्का सा क्या है, स्लीट है, एक हल्का सा होल है। क्या है, एक हल्का सा होल है। और ये वाली जो स्लीट है, ये वाली जो स्क्रीन है, ये भी आपकी किसकी बनी है, यहाँ पर ये भी आपकी लेड की बनी है। किसकी बनी है, लेड की बनी है। ठीक है, नाउ देन इसके आगे जो है, इस स्लीट के आगे जो है, यहाँ पर जो है एक तरह का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेटअप कर दिया। इस तरीके से जो है यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया। ये क्या है आपका, दैट इज कॉल्ड दी इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला जो फील्ड है आपका सपोज पॉजिटिव है, और ये वाला जो है आपका यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमने एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन रख दी यहाँ पर, इसके जस्ट फ्रंट में, दैट इज कॉल्ड दी स्क्रीन। इस स्क्रीन के ऊपर जो है हम लोग क्या दे सकते हैं, सारे इफेक्ट यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड दी फोटोग्राफिक प्लेट। इसको हम चाहें तो क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड दी फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक, ये क्या है आपकी फोटोग्राफिक प्लेट। नाउ इसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया कि इसके अंदर हमने यहाँ पर ये आपका जो है दैट इज कॉल्ड यूरेनियम, दैट इज कॉल्ड यूरेनियम। और यूरेनियम भी क्या करता है, एक तरह का रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो क्या करता है, जो हाई एक्टिव रेडिएशन जो है प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ से जो है बहुत ही हाईली एक्टिव जो है इस तरीके से रेडिएशन जो है यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, हर डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हर डायरेक्शन में जो प्रोड्यूस होगा, तो हमें यहाँ पर जो रेडिएशन जो चाहिए वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में चाहिए। तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि ये जो लेड की जो यहाँ पर स्क्रीन है, इसके अंदर हमने यहाँ पर छोटा सा क्या किया हुआ है, होल किया हुआ है। ठीक है, तो इस होल के अंदर से जो है ये वाला रेडिएशन क्या होगा, इस तरीके से पास होगा, इस तरीके से पास होगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने जो एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेटअप किया हुआ है। तो यहाँ से चलने वाली जो रे जो होगी, ठीक है, ये जो रेडिएशन की जो रे जो है, यहाँ पर जाने के बाद जो है इसके अंदर जो है 3 तरह के पार्टिकल्स हैं। इसके अंदर 3 तरह के पार्टिकल्स हैं। तो देखो यहाँ पर जो है तीनों तरह के पार्टिकल जो होंगे वो अलग अलग क्या हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। जो पार्टिकल यहाँ पर नेगेटिव होंगे, जो पार्टिकल नेगेटिव होंगे वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर क्या हो जाएंगे, इस तरीके से डेविएट हो जाएंगे। ठीक है, और जो पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर क्या हो जाएंगे, डेविएट हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। और कुछ ऐसे पार्टिकल जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, वो पार्टिकल जो है कैसे चले जाएंगे, आपसे सीधे चले जाएंगे। उसका इंप्रेशन आपको यहाँ सामने दिखेगा, और ये वाले जो है इसका इंप्रेशन आपको यहाँ दिखेगा, और इसका इंप्रेशन आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो पार्टिकल हमें यहाँ पर जो है नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर जो है डेविएट हो रहे हैं, जो यहाँ पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उनको हमने यहाँ पर क्या बोला, दैट इज कॉल्ड दी अल्फा रे। ठीक है, जो नेगेटिव की ओर यहाँ पर डेविएट हो रहे हैं उनको हमने यहाँ पर क्या कहा, दैट इज कॉल्ड दी अल्फा रे। ठीक है, और जो यहाँ पर जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर डेविएट हुए हैं उनको हमने यहाँ पर क्या कहा, वी कैन से हियर बीटा रे। उसको हमने क्या कहा, बीटा रे। और ऐसी रे जिसमें किसी भी तरह का कोई भी डेविएशन नहीं हुआ है, उस रे को हमने यहाँ पर क्या कहा, दैट इज कॉल्ड दी गामा रे। ठीक है, 3 तरह की रे जो है हमें यहाँ पर देखने को मिली, और उसकी इंप्रेशन हमें यहाँ पर इस स्क्रीन के ऊपर, हमें फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर हमें यहाँ पर दिखाई दिए। ठीक है, नाउ अब जब हमने यहाँ पर अल्फा, बीटा और गामा इन तीनों रेस का जब एनालिसिस किया,
ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि सबसे पहले हमने यहाँ पर एनालिसिस किया अल्फा रेस का। कौन सी रेस का? अल्फा रेस का। तो ये जो अल्फा रेस है, इस अल्फा रेस को हमने क्या देखा कि ये जो अल्फा रे है, ये यहाँ पर जो है सारी की सारी रे यहाँ से इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में चल रही थी, और यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की कांटेक्ट में आई, और इलेक्ट्रिक फील्ड की कांटेक्ट में आने के बाद जो है यहाँ जो पार्टिकल जो थे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज थे, वो किस ओर डिफ्लेक्ट हो गए, यहाँ पर इस ओर डिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है? नेगेटिव है। तो जो पार्टिकल पॉजिटिव होंगे वो आपके इस डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे? डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। मतलब ये जो अल्फा रे जो है, ये अल्फा रे को हम क्या बोल सकते हैं कि देवर न्यूक्लियाई ऑफ पॉजिटिव आयंस। क्या बोल सकते हैं कि देवर न्यूक्लियाई ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज जो था, टोटल जो एक पार्टिकल के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज जो थे वो कितने थे? यहाँ पर 2 चार्ज थे। कितने चार्ज थे? 2 जो थे आपके पॉजिटिव चार्ज थे, और एक पार्टिकल का जो मास जो था वो कितना था? 4 AMU। कितना था? 4 AMU। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज जो थे, इनको जब हमने और स्टडी किया तो इसको ही हमने क्या बोला? दैट इज कॉल्ड द हीलियम चार्ज। क्या बोला हमने इसको? दैट इज कॉल्ड द हीलियम चार्ज। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम चाहे तो यहाँ पर जो है क्या लिख सकते हैं? हीलियम 2 पॉजिटिव, और इसका जो एटॉमिक मास जो होगा उसको हम इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा रे जो है, वो अल्फा रे जो है आपकी किससे मिलके बनी हुई है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, जिसके ऊपर टोटल कितने चार्ज है आपके? 2 चार्ज है, और इसका पार्टिकल का जो एटॉमिक मास जो है वो कितना है आपका? 4 AMU। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर इस हीलियम को इस तरीके से लिख सकते हैं। इस हीलियम के ऊपर आपके 2 क्या है? चार्ज है, और 4 क्या है आपके यहाँ पर? एटॉमिक मास है। ठीक है, नाउ इसके बाद हमने यहाँ पर जो है सेकेंड पॉइंट जो देखा, वो हमने देखा यहाँ पर बीटा रेस को। क्या देखा हमने यहाँ पर? बीटा रेस। ठीक है, बीटा रे जो है, बीटा रे के अंदर यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका नेचर कैसा होगा? यहाँ पर ये जो डिफ्लेक्ट जो हुए हैं, किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुए हैं? पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर यहाँ पर डिफ्लेक्ट हुए हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर डिफ्लेक्ट हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि ये जो पार्टिकल्स होंगे इनका नेचर कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होंगे। ठीक है, सो यहाँ पर बीटा रेज में हम लोग क्या बोल सकते हैं? वी कैन राइट हियर दे आर, या they were stream of electron, stream of electron। और इलेक्ट्रॉन को हम जानते हैं कैसे लिखते हैं? इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम इस तरीके से जो है चार्ज को शो कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद जो है थर्ड टाइप की जो हमने यहाँ पे जो रे जो थी, थर्ड टाइप की रे हमारे पास कौन सी थी? गामा रे थी। तो गामा रे को हमने यहाँ पर देखा, ये आपका बीटा है और ये आपका जो है गामा रे है। ठीक है, तो गामा रे जो थी इसके अंदर जो है किसी भी तरह का कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, इसमें कोई भी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए ये वाली जो गामा रे जो है इसमें किसी भी तरह का कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ है। तो वी कैन से हियर गामा रे इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बट ये जो गामा रे जो है ये बहुत ही ज़्यादा जो है रेडिएशन प्रोड्यूस करती है। उसके ऊपर हमने स्क्रीन के ऊपर जो ये वाला जो पॉइंट जो देखा, ये वाला जो स्पॉट जो देखा, तो इस स्पॉट के ऊपर जो है हमें बहुत ही जो है ज़्यादा जो है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो हमें यहाँ पर दिखाई दिया। क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट हियर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ हाई एनर्जी। जो गामा रे जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है प्रोड्यूस करती है।
ठीक है। सो नाउ इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है अल्फा रेस, बीटा रेस और गामा रेस, इन तीनों के बारे में भी हमने यहाँ पर जो है बताया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो अल्फा रेस जो होगी उसमें जो भी पार्टिकल्स हैं, अल्फा रेस की जो यहाँ पे मटेरियल पार्टिकल हैं उनके ऊपर किस तरह का चार्ज है, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है मतलब क्या है, उसके अंदर प्रोटॉन है। ठीक है, और ये जो बीटा रेस जो है, इस बीटा रेस के ऊपर जो है किस तरह का चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब क्या है कि ये जो बीटा रेस जो है ये किससे मिलके बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन से मिलके बनी हुई है, और इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर क्या बोला, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और थर्ड वाली जो रे जो है दैट इज कॉल्ड द गामा रेस। तो गामा रेस के ऊपर जो है किसी भी तरह का कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, और ये जो है बहुत ही हाई एनर्जी की रेडिएशन जो है यहाँ पर प्रोड्यूस करती है, इमिट करती है, इसलिए यहाँ पर हमने इसको क्या लिखा कि दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ हाई एनर्जी। ठीक है, इसको नोट करिए। नाउ इसके बाद जो है एक और हम लोग यहाँ पर चीज़ पढ़ने वाले हैं, वो है आपकी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो है किसने की थी, एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है जिनका नाम था चैडविक, जिनका नाम था चैडविक। ठीक है, तो चैडविक ने जो है 1932 में, चैडविक ने जो है 1932 में जो है इन न्यूट्रॉन्स की जो है डिस्कवरी की थी। तो उन्होंने क्या किया, एक जो है बेरिलियम का फॉइल लिया, एक बेरिलियम का बहुत ही थिन फॉइल लिया, और उसके ऊपर जो है अल्फा पार्टिकल की जो है बम्बारिंग की, बहुत ही हाई स्पीडली जो है अल्फा पार्टिकल की बम्बारिंग की। तो उन्होंने क्या देखा कि जो बेरिलियम जो था दैट विल बी कन्वर्ट इनटू कार्बन, और कुछ ऐसे उनको पार्टिकल मिले जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चैडविक ने क्या किया, उन्होंने जो है बेरिलियम लिया, ठीक है, और बेरिलियम के ऊपर जो है अल्फा पार्टिकल की जो है बम्बारिंग की, क्या की, अल्फा पार्टिकल की जो है यहाँ पर बम्बारिंग की, बहुत ही हाई स्पीड से जो है बेरिलियम के ऊपर बम्बारिंग की। तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो बेरिलियम जो था दैट विल कन्वर्ट इनटू कार्बन, और हमने यहाँ पर कुछ ऐसे पार्टिकल देखे जिनके ऊपर जो है कोई भी चार्ज नहीं था, बट इनके पास क्या था, इनके पास जो था कुछ मास था। इसी रिएक्शन को हम चाहें तो यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसी रिएक्शन को हम चाहें तो दैट इज कॉल्ड द बेरिलियम, और इस बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है 4, एटॉमिक मास जो होता है कितना होता है 9, और इसके ऊपर हमने जो है अल्फा पार्टिकल की बम्बारिंग की। तो अल्फा पार्टिकल जो थे वो क्या थे आपके हीलियम, और इस हीलियम के ऊपर जो थे आपके एटॉमिक नंबर कितना था इसका 2, और एटॉमिक मास कितना था इसका यहाँ पर 4। नाउ देन जैसे ही यहाँ पर अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर बम्बारिंग करेंगे सो दैट विल बी कन्वर्ट इनटू कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 6, और अगर मैं यहाँ पर मास की बात करूँ तो कार्बन का जो है एटॉमिक मास जो होता है कितना होता है 12। ठीक है, नाउ देन कुछ ऐसे पार्टिकल जो थे जिनके ऊपर जो था कोई भी चार्ज नहीं था, कोई भी चार्ज नहीं था, मतलब यहाँ पर अगर बात करें तो इनके ऊपर जो था कोई भी चार्ज नहीं था, बट इनके ऊपर जो था कुछ मास था, और वो मास कितना था, दैट इज कॉल्ड द यूनिट मास। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख सकते हैं, इस 9 को हम चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको हम चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है चैडविक ने क्या किया, एक बेरिलियम की जो है यहाँ पर जो है फॉइल ली, बहुत ही थिन फॉइल ली, दैट इज कॉल्ड द थिन फॉइल, और इस थिन फॉइल के ऊपर जो है क्या किया उसने, अल्फा पार्टिकल की बम्बारिंग की। ठीक है, तो दैट विल बी कन्वर्ट इनटू कार्बन, कार्बन में कन्वर्ट हुआ, और ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल को क्या नाम दिया, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रॉन। ठीक है, ये कैसा है, ये इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, बट इसके ऊपर क्या है, मास है। इस पार्टिकल को हमने यहाँ पर क्या नाम दिया, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रॉन। ठीक है, नाउ अब जब हमने इसका न्यूट्रॉन पार्टिकल का जब हम लोगों ने यहाँ पर मास को फाइंड करना शुरू किया, तो इसका जो मास जो हमें मिला, ये जो न्यूट्रॉन जो थे, इन न्यूट्रॉन का जो मास जो मिला वो हमें कितना मिला, प्रोटॉन से जो है हल्का सा थोड़ा सा ज़्यादा मिला, मतलब कितना मिला हमें यहाँ पर 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, कितना मिला, दैट इज कॉल्ड दी
1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और वैसे अगर हम यहाँ पर जो है प्रोटॉन के मास की अगर बात करें तो प्रोटॉन का जो मास होता है वो कितना होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग की जो है 3 डिजिट यहाँ पर सेम है, स्लाइडली जो है थोड़ा सा यहाँ पर क्या है डिफरेंस है, मतलब न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा हल्का सा क्या है ज़्यादा है। ठीक है ना, इसके बाद जो है अगर हम यहाँ पे इन तीनों को कंपेयर करें, अगर मैं यहाँ पर किस किस को कंपेयर करूँ, मैं यहाँ पर जो है एक कंपेरिजन में आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड द कंपेरिजन। और वो कंपैरिजन जो हम यहाँ पर तीनों पार्टिकल्स का करने वाले हैं। तीनों पार्टिकल कौन कौन से आपके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पे जो है इनका एटॉमिक मास लिखेंगे अपन, दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक मास। ठीक है, और वो हम लिखेंगे यहाँ पर केजी में या फिर ग्राम में, तो हम चाहें तो यहाँ पर किस में लिख सकते हैं, ग्राम में लिख सकते हैं। नाउ देन इसके बाद हम लोग यहाँ पर एटॉमिक मास को जो है इसमें लिखेंगे AMU में भी लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द AMU। और इनके ऊपर जो है लास्ट हम लोग क्या लिखेंगे, चार्ज। ठीक है ना, सबसे पहला वाला जो पार्टिकल है, यहां पर जो सबसे पहला वाला जो पार्टिकल है वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के एटॉमिक मास की अगर बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का जो एटॉमिक मास जो होता है ग्राम में वो कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, दैट इज कॉल्ड द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की का जो मास है उसका अगर मैं एटॉमिक मास में अगर उसको लिखना चाहूं तो हमने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन्स के कंपेयर में क्या है, नेग्लिजिबल है। तो हमने एटॉमिक मास जो होगा इलेक्ट्रॉन का वो हम कितना लिखेंगे, 0। एटॉमिक मास यूनिट में लिखना चाहे तब कितना लिखेंगे अपन, 0। क्यों लिखा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है प्रोटॉन के कंपेयर में क्या है, नेग्लिजिबल। ठीक है, बहुत कम है ना। अगर मैं चार्ज की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है किस तरह का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है हम कुछ इस तरीके से चार्ज लगाते हैं, मतलब कितना चार्ज है इसके ऊपर, यहाँ पर 1 चार्ज है, तो हम लोग चार्ज कितना लिखेंगे यहाँ पर, 1। ठीक है ना, नेक्स्ट अगला जो है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रोटॉन। प्रोटॉन की अगर बात करें तो प्रोटॉन के ऊपर जो है किस तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मैं अगर चार्ज को लिखना चाहूँ तो चार्ज तो कितना होता है, यहाँ पर चार्ज आपका नेगेटिव होता है और यहाँ पर चार्ज कैसा होता है आपका, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन के अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूं तो प्रोटॉन का एटॉमिक मास हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक मास इन ग्राम। अगर मैं यहाँ पर एटॉमिक मास की बात करूं तो जो हमने देखा था कि जो प्रोटॉन का जो मास जो होता है वो हाइड्रोजन के एक एटम के मास के इक्वल होता है। तो अगर मैं इसको हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है, 1 AMU। तो अगर मैं प्रोटॉन का मास लिखना चाहूँ तो एटॉमिक मास यूनिट में तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 AMU लिख सकते हैं। ठीक है ना, थर्ड में अगर यहाँ पर बात करूँ तो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन का जो एटॉमिक मास जो होता है ये अभी जस्ट अभी हमने देखा है, क्या देखा है कि जो न्यूट्रॉन का जो एटॉमिक मास है वो प्रोटॉन से थोड़ा सा स्लाइटली क्या है, ज्यादा है। और कितना है, आई कैन राइट हियर 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर न्यूट्रॉन के अगर मास की बात करूँ तो न्यूट्रॉन का मास जो है हमने एक्सपेरिमेंटली क्या देखा कि प्रोटॉन का जो मास जो था उसके इक्वल है। तो प्रोटॉन का जितना मास है उतना ही यहाँ पर न्यूट्रॉन का मास है, तो एटॉमिक मास यूनिट में हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, 1। ठीक है, और अगर मैं न्यूट्रॉन के ऊपर अगर चार्ज की बात करूं तो न्यूट्रॉन के ऊपर जो है किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं होता है, मतलब ये हमेशा कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर जो है इन तीनों को यहाँ पर जो है क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये यहाँ पर इनका जो है एटॉमिक मास है। यहाँ पर जो एटॉमिक मास है वो आपका एटॉमिक मास यूनिट में है, जो हमने हाइड्रोजन से कंपेयर करके जो है निकाला है। ठीक है, हाइड्रोजन से जब हमने कंपेयर किया था तो हमने क्या देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन का जो मास जो होता है वो हाइड्रोजन से जो है
कितने टाइम्स कम है, दैट इज कॉल्ड दी 18-13-7 पार्ट ऑफ दी मास ऑफ दी वन एटम ऑफ दी हाइड्रोजन, उसके जो है इक्वल है, मतलब क्या है, बहुत कम है। और इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो किस तरह का चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन की अगर बात करें तो प्रोटॉन का जो एटॉमिक मास है वो हाइड्रोजन के मास के लगभग क्या है, इक्वल है। तो एटॉमिक मास को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोटॉन का 1। इसके ऊपर चार्ज की बात करें तो चार्ज इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर, हमने देखा है। और न्यूट्रॉन के ऊपर जो है हमने यहाँ पर क्या देखा कि न्यूट्रॉन के ऊपर जो है किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं होता है, बट इसका जो मास जो होता है वो हाइड्रोजन के मास के इक्वल होता है। और इसका जो एटॉमिक मास होगा ग्राम में वो कितना होगा आपका, लगभग जो है प्रोटॉन के मास के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा, हमने यहां पर क्या देखा कि जो टोटल जो मास जो होगा किसी भी एटम का, जो टोटल जो मास होगा वो टोटल मास जो होगा वो किसकी इक्वल होगा, टोटल मास जो होगा वो हमारा जो है यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, इन तीनों का अगर हम सम करें तो जो टोटल जो मास आएगा वो हमारा क्या आएगा, दैट इज कॉल्ड द टोटल एटॉमिक मास। अब यहां पर हमने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन का जो एटॉमिक मास है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का जो एटॉमिक मास है वो इलेक्ट्रॉन का जो एटॉमिक मास है वो तो नेगलेक्ट है, बहुत ही कम है हाइड्रोजन के कंपेयर में, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेयर में जो है क्या है, नेग्लिजिबल है। तो हम यहाँ पर जो है एटॉमिक मास जो होता है वो सिर्फ इन दोनों का ही कंसीडर करते हैं। कोई भी जो एटम जो होता है, ये आपका जो है एटम है, इस एटम के अंदर जो है ये आपका क्या है, यहाँ पर जो है न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। और ये जो न्यूक्लियस जो होता है किस तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, यहाँ पर प्रोटॉन है। ठीक है, और इसके चारों ओर जो है यहाँ पर इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर किस तरह का चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो तो बहुत कम है, तो उसको हमने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। तो किसी भी एटम के अंदर का जो टोटल जो मास होता है वो उसका जो न्यूक्लियस के अंदर जो ये दोनों पार्टिकल है, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से दोनों पार्टिकल है, न्यूक्लियस के अंदर जो है यहाँ पर आपके प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तो इन दोनों का जो टोटल मास जो होगा वही हमारा क्या होगा, दैट इज कॉल्ड द मास ऑफ द एटम। ठीक है, नोट करिए।